चलिए बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जैसा कि आपको बता दिया था मैंने कि इक्विलिब्रियम इकोनॉमी जो है, जो सिचुएशन है, तब कब होती है जब आपका एरिया डिमांड इक्वल टू एरिया सप्लाई हो, और दूसरा कब होगा सेविंग बराबर किसके, इन्वेस्टमेंट के। तो एडीएस का पूरा टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। क्या आपको शेड्यूल देख के वही पता चल रहा है जो हमने प्रीवियस सेक्टर से पढ़ते हुए आए हैं? वही है ना शेड्यूल। हमें फोकस किस पे करना है, सेविंग शेड्यूल पे और इन्वेस्टमेंट शेड्यूल पे। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो इनकम है ये वही है जो प्रीवियस सेक्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आया ना। इनकम कितनी है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, वही है। हाँ जी, खर्चे कितने हुए, सेम वही, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। बताओ इनकम में से खर्च माइनस करो तो क्या निकल के आएगा। पर पहला सेविंग है, डिस सेविंग है ये। डिस सेविंग बोलते हैं जब आप पैसे सेव नहीं करते, बल्कि जब आप निकालते हो सेविंग करने से। आपकी 0 इनकम है और तब भी आप 5 रुपए खर्च कर रहे हो, कहां से लाए 5 रुपए, सेविंग करे हुए पैसे से निकाला होगा। क्या बोलते हैं उसे, डिस सेविंग बोलते हैं। सेविंग उसे कहते हैं जहां पैसा आप सेव कर रहे हो, डिस सेविंग बोलते हैं करे हुए पैसे सेव को निकालना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, डिस सेविंग कर रहे हो। और ये कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट उसे कहते हैं जब आपकी इनकम और खर्चे दोनों क्या हो, जितना कमा रहे हो सारा खर्च कर रहे हो। तो सेविंग क्या होगी फिर, कुछ भी नहीं। सेविंग क्या है, 0। 20 रुपए कमाया, 15 रुपए खर्च किए, कितना सेविंग हुआ, 5। 30 रुपए कमाया, 20 रुपए खर्च किए, कितना सेविंग हुआ, 10। ऐसे ऐसे आपकी सेविंग निकलती गई। और ये आज नहीं, ये हम प्रीवियस चैप्टर से पढ़ते हुए, कुछ भी नया नहीं है बच्चों। क्या हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये वही शेड्यूल है ना, देखना 10 10 10 सेम टू सेम रखा है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। इसलिए मैंने कहा था प्रीवियस चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ो, अगले चैप्टर में काम आएगा। अब मुझे बताओ सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहीं पे बराबर है, ये रहा, ठीक है। अगर आपने शेड्यूल अपने तरफ से लिया और कहीं बराबर नहीं दिखा तो आपका शेड्यूल खराब हो जाएगा और फिर आपका डायग्राम भी खराब हो जाएगा। फिर आप अपने एग्जामिनर को क्या प्रेजेंट करके दिखाओगे, कुछ भी नहीं। ऐसे में इसलिए शेड्यूल यही लेना, क्योंकि आसान शेड्यूल है बुक से अलग। तो बच्चों सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर हो गई कौन सी इनकम पर, कौन सी इनकम पर हुई है, 30 इनकम पर हुई है। और ऊपर भी किस पर था पता है, 30 पे ही था। अब यहाँ पे आ जाओ डायग्राम पर, मुझे बताओ सबसे पहले ये लाइन कौन सी, बताओ ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, क्या हो गया, ये कौन सी लाइन है, कहां से स्टार्ट हुआ, माइनस वाई एक्सिस से। ये तो देखो ये ना, क्योंकि 0 इनकम पे कितनी सेविंग थी, -5। और ये पूरा क्या है, डिस सेविंग। ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे इनकम और खर्चे बराबर है तो सेविंग कितनी है, 0। और ये है सारा आपका सेविंग, ये सारा क्या है आपका सेविंग, ठीक है। फिर आप बनाइए कौन सी लाइन, इन्वेस्टमेंट लाइन, जो कि हर बार कितना है, तो 0 पे 10, 10 पे 10, 20 पे 10, 30 पे 10, ये आपका इन्वेस्टमेंट लाइन है। कट रहा है, कट रहा है, ये बच्चों ये कट गया। क्या बोलेंगे इस कट पॉइंट को, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ऐसे एडी और एस भी कटा था, क्या बोला था उसे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और किस इनकम पे कट रहा है ये, 30 पे, तो ये हमारी इनकम इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, ऊपर वाले टॉपिक एडीएएस टॉपिक में भी हमारे इनकम इंक्रीमेंट कितना आया था, 30 ही आया था, क्योंकि वहां भी एडीएएस कट रहा था। एडीएएस दिख रहा है ना, एडीएएस, ठीक है। चलिए उस दिन तो आपने बना के दिखा था ना इसको प्रॉपर। चलो तो ऐसे में आपके सामने आपका आंसर टाइम हो चुका है। अब इसको क्या करो आप, थ्योरी में एक्सप्लेन कर दो कि आप देख पा रहे होंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ चुका है कौन सी इनकम पर, 30 करोड़ पर। तब जब क्या हुआ, सेविंग बराबर है किसके, इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल, इन्वेस्टमेंट कर्व पैरेलल है किससे, एक्स एक्सिस से, क्योंकि कौन सी इन्वेस्टमेंट है ये बताया था ना, एक होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आप फिक्स रखते हो हमेशा, चाहे इनकम कितनी भी हो, फिक्स तो फिक्स है, देखो ठीक है। सेविंग कर्व कैसा बना, स्लोप, इकोनॉमिक्स का फंडा कहता है ना, अपवर्ड स्लोपिंग तभी बनता है जब रिलेशन कैसा हो, डायरेक्ट। तो इनकम और सेविंग, इनकम और सेविंग, इनकम और सेविंग रिलेशन कैसा है, ये बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है दैट, ये शो कर रहा है इनकम बढ़ रहा है साथ साथ सेविंग भी बढ़ रही है, ठीक है। लास्ट आता है इक्विलिब्रियम पॉइंट कब है, कहां पे है,
ई पॉइंट पे जहां पे आपकी सेविंग बराबर है किसके, इन्वेस्टमेंट के। कौन सी सेविंग है ये, पता है ना, एक्सेल मतलब प्लानिंग, और पूरी बुक किस पे है, प्लानिंग पर है। प्लानिंग को हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, एक्सटेंट। एक्चुअली बोलते हैं, एक्चुअली बताओ, एक्सपोस्ट बोलते हैं, EXPOST, ठीक है। और एग्जाम में ज्यादातर एक्सटेंट एक्सपोस्ट वर्ड यूज करते हैं क्वेश्चन बनाते वक्त, ये ध्यान रखना, बहुत कम जगह है ये वर्ड, तो एग्जाम में रहता है, ठीक है। फिर वहां बैठ जाना होगा, यार ये क्या पूछ लिया एक्सटेंट एक्सपोस्ट, पर प्रैक्टिस करा दी जाएगी आपको 12 पेपरों में, अगली एकदम। चलिए बच्चों खत्म, अब आ जाओ, जैसे आपने अभी पढ़ा था ना एडी मोर देन एएस। हेलो बच्चों, अभी क्या पढ़ा था ऊपर आपने, एडी मोर देन एएस और एडी, ऐसी आपका एक और टॉपिक है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, सेविंग मोर देन इन्वेस्टमेंट, और एक टॉपिक कौन सा है, सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट। ये कोई परेशानी है आपको ना, आप बैठ नहीं पा रहे हो तो दिक्कत, फिर डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं, आ जाओ यार इधर आओ। तो सबसे पहले आपके सामने बच्चों क्या है, सेविंग ज्यादा है किससे, किससे, इन्वेस्टमेंट से। तो ऐसे सिचुएशन में आपको वही आंसर लिखना है, लेकिन आपको ये नहीं पता इसका मतलब क्या है। हेलो, सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, इट मीन्स, इसका मतलब बच्चों, हाउस होल्ड आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज फर्म एक्सपेक्टेड। ऐसा मतलब क्या है, देखो आप सेविंग ज्यादा कर रहे हो मतलब खर्च, कंज्यूमर आपके सामने बैठ खड़ा है और आप ये सोच रहे हो फिर तू सेविंग ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब खर्च कम करेगा, है ना। तो बंदा अगर सेविंग ज्यादा कर रहा है तो क्या मतलब इसका, तो वही तो लिखा है कि इसका मतलब कंज्यूमर कंज्यूम उतना नहीं कर रहा जितना फर्म एक्सपेक्ट कर रही है। तो बताओ ये कौन सी सिचुएशन होने वाला है, ये वाला या ये वाला, सोचो ना, ये होने वाला है, ये वाला, क्योंकि कंजप्शन किसका है, एडी का, ठीक है। तो एडी कम हो जाएगा किससे, एएस से, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। यही तो यहाँ बोल रहा है कि कंजप्शन क्या होने वाली है, कम, जितना कौन सोच रहा है, फर्म सोच रहा है। तो फर्म सोच रहा है ज्यादा, फर्म सप्लाई कर रहा है ज्यादा, पर डिमांड क्या होगी, कम। अब इस पे क्या लिखा है, इसकी वजह से आपकी जो इन्वेंट्री है वो क्या हो जाएगी, अब बढ़ जाएगी। मुझे बताओ यहाँ पे डिमांड कितनी होने वाली है, मान लो 80,000, कितनी डिमांड है, और सप्लाई कितनी है, सप्लाई कितनी है, 1,00,000, आप लोग भी सप्लायर हो। तो मुझे बताओ ऐसा होने से आपकी इन्वेंट्री, आपके गोडाउन में माल बढ़ेगा घटेगा, जो सामान बिकेगा नहीं तो माल क्या होगा, तो वही तो लिखा हुआ है कि इसकी वजह से बिल्ड अप क्या, अनडिजायर्ड इन्वेंट्री, आपके जो स्टॉक है वो क्या होगा, पहले से बढ़ जाएगा। इसकी फर्म विल रिड्यूस द अनसोल्ड इन्वेंट्री, इस अनसोल्ड इन्वेंट्री को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन को कम कर देगा, क्या कर देगा। तो बच्चे यहाँ भी तो हमने ये पढ़ा था, अपनी आउटपुट कम कर देगा, एम्प्लॉयमेंट कम कर देगा, नेशनल इनकम कम हो जाएगी, ये तो पढ़ा था हमने, कहाँ पर, इसमें, है ना। तो इसका मतलब ये वाली बात किसकी हो रही है, एडी लेस देन एएस में बात हो रही है। बात समझ आता हूँ, इसका मतलब ये है कि फर्म ये सोच रहे हैं कि कस्टमर जो है वो ज्यादा सेविंग करेगा, इसका मतलब खर्च वो कम करेगा, वो उतना खर्च नहीं करने वाला। और जो खर्च नहीं करेगा तो इसकी सप्लाई ज्यादा और डिमांड सामने कम, तो ऐसे में उसका सामान बिकेगा नहीं और उसका स्टॉक बढ़ने लग जाएगा। लेकिन उस स्टॉक ना बढ़े इसलिए क्या करेगा, प्रोडक्शन अपनी कम कर देगा। इसलिए आपने कहा ना, दे विल ब्रिंग कट द प्रोडक्शन, कब तक, until the economy return back to the equilibrium point, तब तक करेगा जब तक वापस से क्या ना हो जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट ना आ जाए। समझ में आया। चलिए अब आते हैं कौन से पॉइंट पर, तो अगर ऊपर वाला इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये वाला इसको रिप्रेजेंट करेगा, एडी मोर देन एएस। कैसे, देखो यहाँ पे सेविंग कम है तो फर्म सेक्टर क्या सोचेंगे, अच्छा कस्टमर सेविंग कम कर रहे हैं मतलब खर्च, अब ज्यादा खर्च करेंगे तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा, किससे, बताओ इसमें क्या हुआ था, इसमें प्राइस बढ़े थे, प्राइस बढ़ गई थी इसमें, और प्रोडक्शन बढ़ी थी, प्रोडक्शन बढ़ी थी पर कब बढ़ी थी, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही था, है ना। लेकिन देखते हैं इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब हाउस होल्ड आर सेविंग लेस देन द फर्म, फर्म जितना एक्सपेक्ट कर रही है उससे कम सेविंग कर रहे हैं ये, हमको लगा है ज्यादा ये ज्यादा सेविंग करेंगे,
और इन्होंने सेविंग कम करी। अब सेविंग कम करेंगे तो मतलब खर्च ज्यादा होगा, जिसका रिजल्ट प्लान इन्वेंट्री स्टार्ट डिक्रीजिंग। प्लान इन्वेंट्री स्टार्ट डिक्रीजिंग। देखो मुझे बताओ पहले, इसमें मैं ये लिख दूं डिमांड 1.5 लाख और सप्लाई 1 लाख लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ बच्चों, खर्च ज्यादा और सप्लाई। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो आप प्लान कर रहे थे प्रोडक्शन करने की, वो इसके सामने क्या पड़ गई? कम पड़ गई ना। प्लान इन्वेंट्री स्टार्ट क्या हो गया? डिक्रीज एंड गोज बिलो द डिमांड लेवल। डिमांड लेवल से क्या हो गया? पहले से आपका कम हो गया। इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? प्रोडक्शन को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी एम्प्लॉयमेंट वर्ड नहीं लिखा है ना, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन को कब तक? जब तक ये दोनों क्या ना हो जाए, क्या हो जाए, बराबर। सेम ही तो है, सेम ही तो है, ऊपर जो पढ़ा था नीचे वही पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? दोबारा समझा दो लास्ट पॉइंट इसको, कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपकी सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो फर्म ये सोच रहा है यार हमें लगा था ये सेविंग इतनी करेंगे नहीं, पर सेविंग ज्यादा कर रहे हैं मतलब खर्च ज्यादा होगा, सेविंग कम कर रहे हैं तो खर्च, तो इसका मतलब सामने वाली डिमांड के आगे हमारी जो सप्लाई है वो क्या होने वाली है? कम पड़ जाएगी। ठीक है ना? प्लान इन्वेंट्री स्टार्ट डिक्रीजिंग, मतलब हमारी जो प्लान इन्वेंट्री है वो कम दिखेगी किसके सामने? डिमांड के सामने। तो चलिए आप क्या करते हैं, इसको प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं डिमांड के सामने। ठीक है, तो डिमांड को पूरा करने के लिए क्या कर दिया आपने? फर्म ने प्लान कर दिया किसका करने के लिए? इंक्रीज द आउटपुट। कब तक? अंटिल जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए बराबर। समझ में आ गया? ये था आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक। चलिए अब आते हैं बच्चों, क्या टॉपिक है? 3 सब टॉपिक है इसके। इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है? इसमें एक पॉइंट है, क्या बताओ? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या है बच्चों? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यही है जब डिमांड और सप्लाई दोनों क्या करें? जहाँ पे खर्च करते हैं एग्री डिमांड इक्वल टू एग्री सप्लाई, उसी को कहते हैं क्या? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। चलो इसको मैं अलग से समझाता हूँ, अलग तरीके से, ध्यान सुनना, इसको अलग से समझा रहा हूँ। मान लो क्या हो गया? मान लो हम सारे अभी एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, कहीं पे जॉब लग जाए तो हम लोग एम्प्लॉय बन जाएंगे। ठीक है, हम लोग को जॉब की नीड है। ये बात ध्यान सुनना बच्चों, एक होता है देखो फुल एम्प्लॉयमेंट का, एक अलग फुल एम्प्लॉयमेंट है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट इसकी अलग डेफिनेशन होती है, वो सुन ले एक बार। एक अलग डेफिनेशन क्या है? जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लेबरर हैं, लेबरर मतलब पर्सन जो किसी के अंडर में काम करते हैं, तो जितने भी लेबरर हैं या जितने भी वर्कर हैं जो विलिंग और एबल दोनों हैं, विलिंग और एबल मतलब जो चाहते भी है काम करना और शरीर से सक्षम भी हैं, और मार्केट में रेट चल रहा है 2000 रुपए पर डे, 2000 रुपए, समझे हो? और हम सबको जॉब मिल गई, हम सबको काम मिल गया 2000 पर डे पे, 2000 रुपए पर डे पे। तो जितना हम चाहते थे, जितना हम लोग को चाहिए था पैसा, जितना हमें मार्केट रेट चल रहा है, उन सब पे हमें काम मिल गया। इस सिचुएशन में क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया? तो फुल एम्प्लॉयमेंट की दो डेफिनेशन है, जब एडी और एएस बराबर हो जाए, या फिर क्या बोल सकते हो कि वो वर्कर जो विलिंग और एबल है काम करने के लिए, उनको भी क्या मिल जाए? काम मिल जाए, वो भी एग्जिटिंग वेज रेट पर, मतलब जितना वो जो रेट चल रहा है उसी रेट पे काम मिल जाए, वो भी क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। ये बात समझ में आ गई? लेकिन अगला ही वर्ड एक और वर्ड है, क्या लिखा है बताओ? नेक्स्ट वर्ड क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या लिखा हुआ है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो देखो ध्यान से, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बच्चों? एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, मान लो हम लोगों को जॉब मिल जाए, लेकिन आप में से मान लो ये दोनों हैं, अब इनको भी काम मिल गया, लेकिन इनको मिला है कितना? 1000 रुपए पर डे का काम। कितना मिला? अब मुझे बताओ, सामने वाला जो सप्लायर है वो तो सोच रहा है कि सबको 2000 मिल रहे हैं, सबको 2000 के हिसाब से वो अपनी प्रोडक्शन करेगा। मुझे पता है कि यार इतनी तो इनकम हो रही है लोगों की, और इतनी इनकम होने के बावजूद ये लोग हमसे सामान खरीद लेंगे, है ना? लेकिन क्या एक्चुअल में इतनी इनकम हुई जितना वो सोच रहा है? क्यों नहीं? बताओ बताओ। क्योंकि इनकी वेज रेट उतनी उनको नहीं मिल रही जितना होना चाहिए।
अब मुझे बताओ जितना वो सोच रहा है डिमांड होने वाली है मार्केट में, क्या उसकी डिमांड होगी? डिमांड पहले से कम होगी ज्यादा होगी? बताओ कैसे? क्योंकि लोगों की जब इनकम कम होगी तो लोग डिमांड भी कम करेंगे, हाँ या ना? तो मुझे बताओ ये डिमांड का आपको दिख रहा है, ये वहीं कम हो जाएगा बाद में भी, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नीचे जाएगा, है ना? देखो नेक्स्ट टॉपिक यही है, क्या लिखा हुआ है बच्चों? अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या लिखा है ये? अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे इसको, अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब ये काम कर रहे, मतलब इनको मिलता ही नहीं। यहाँ पे काम मिल रहा है, इनकम कम है, यहाँ पे काम मिल रहा है पर इनकम कम है, क्या बोलेंगे इसको वर्ड को? अंडर एम्प्लॉयमेंट। बच्चों डिमांड का बताओ पहले वाली कौन सी है? ये वाली ये है इनिशियल डिमांड कर, जो पहले वाली थी। न्यू वाली कौन सी है? AD1। अब मुझे बताओ जो पहले वाली AD ये थी और पहले वाली AS ये है, तो कट पॉइंट दिखा आपको, इसे क्या बोलेंगे? वही वर्ड है जो पहले था। लेकिन क्या एक्चुअल में इतनी इनकम हुई? तो नीचे AD कहाँ चला गया? नीचे। और जैसे ही नीचे गया तो एक नया कट पॉइंट दिख रहा है आपको, ये ना ADS कट गया, यहाँ पे कट गया ना, इसी पॉइंट क्या बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बताओ इससे हमारे देश की नेशनल इनकम कम होगी ज्यादा होगी? देखो पहले इनकम नेशनल इनकम ये थी, अब नेशनल इनकम क्या हुई? पहले से कम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों इसका? इसका नेक्स्ट वर्ड क्या है? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब इसका मतलब क्या है? चलो मान लो कि हम सबको जॉब मिल जाए, लेकिन इन तीनों को जॉब मिल गई 3000 पर डे में, कितने मिले? अब सामने वाला सोच रहा है कि सब कितना कमा रहे हैं? 2000, लेकिन तुम हम में से कोई क्या करता है? जितना बेस रेट है उससे ज्यादा कमा रहे हैं। अब ऐसे में बताओ जितना वो सोच रहे हैं डिमांड होगी, क्या उतनी होगी? उससे ज्यादा होगी, उससे कम होगी? क्योंकि जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, आया ना? समझ में आया? तो ऐसे में डिमांड का वही आएगा जहां भी है, कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो जैसे देखो ये रहा, तो AD कहां चला गया? ये है इनिशियल और ये है आफ्टर ओवर एम्प्लॉयमेंट। तो AD का कहां गया? ऊपर। पहले आपका कट पॉइंट ये है, क्या है वो? फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन बाद में कट पॉइंट ये है और क्या है वो? ओवर एम्प्लॉयमेंट। पहले आपकी इनकम ये थी, अब आपकी इनकम क्या होगी? देश की नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? जब बढ़ जाएगी। तो ये है आपका टॉपिक कौन सा? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से न्यूमेरिकल होंगे, 80 न्यूमेरिकल है, ठीक है? लेकिन उसको स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट में। टॉपिक में दिखा देता हूँ बच्चों क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्या मल्टीप्लाई वर्ड पहले भी पढ़े हम, मनी मल्टीप्लाई पढ़े थे ना, मनी मल्टीप्लाई। लेकिन ये मनी मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कर देते हैं।